एवरीवन, तो मैंने जैसा कहा था कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अब मुझे ये न्यूक्लियस से के बाद में इसलिए पढ़ाना था क्योंकि इसका लेना देना ही न्यूक्लियस से होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है ना, उनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, वो प्रेजेंट ही नहीं होती है। तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसके साथ साथ वहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन से ये हम पढ़ेंगे, बट तभी मैं एग्जांपल दे देती हूँ। ये भी नहीं होते, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ER इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसको हम न्यूक्लियोलॉइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब जो यूकैरियोटिक होते हैं, जो हम जैसे सेल्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो भी होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ER हो गया, ये सब होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ER हो गया, ये सारा होता है उसमें। अब एक ऐसी ऑर्गेनेल्स होती है जो इसमें भी होती है, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में भी होती है, और उसको बोलते हैं हम राइबोसोम। बस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं। एक एग्जांपल का वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक का जो साइज होता है वो 1 से 10 mm के बीच में होता है, ये भी याद कर लेना। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है अराउंड द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है साइटोप्लाज्म का, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जो ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में, हमने पढ़ लिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी हमने पढ़ लिया। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें इंक्लूड क्या क्या होता है, एक तो हमारा आर्के बैक्टीरिया होता है, एक हमारा बैक्टीरिया होता है, और एक हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है। तो यह हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको प्रोकैरियोटिक का डायग्राम दिखा देती हूँ कि कैसा होता है। सो दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल, दिख रहा है यहाँ पर, ये कैप्सूल, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, DNA, फ्लैजिलम, राइबोसोम। अब कैप्सूल, फ्लैजिलम, ये सब बैक्टीरिया का होता है। मैं एक बार बता देती हूँ कि जो फ्लैजिला होता है ना, वो हेल्प करता है मूवमेंट में। तो अगर मैं इसमें बताती हूँ आपको कि जो फ्लैजिला है ना बैक्टीरिया में, वो हेल्प करता है मूवमेंट में। ये PDF में नहीं मिलेगा, है ना, तो इसको लिख लेना। और इधर हमने एक और स्ट्रक्चर देखा था जो था हमारा कैप्सूल का। अब ये जो कैप्सूल का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर 3-4 स्ट्रक्चर होते हैं। कैप्सूल होता है, गोन्यूलेक्स हो गया, हमारा स्लाइम लेयर हो गया, ये सारा मैं पार्ट 3 में पूरा कंप्लीट कर दूंगी, तो यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट है, कुछ NCERT में नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है, अब यूकैरियोटिक होते हैं। जो यूकैरियोटिक होते हैं उनका साइज 5 to 100 mm होता है, और ये जो सेल होता है ना, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई भी होता है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होती हैं, और ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में फाइंड होता है। तो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमने कर लिया कि राइबोसोम ही एक ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो यूकैरियोटिक में भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं। अब ये पूरा चैप्टर कंक्लूड हो गया है, पूरा मतलब पूरा चैप्टर नहीं, जो भी पार्ट 1 था ना हमारा पूरा कंक्लूड हो गया है। अब हमें से सेल ऑर्गेनेल्स और क्वेश्चन करना है। तो प्रोकैरियोटिक का मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया और यूकैरियोटिक मैंने बता दिया। यूकैरियोटिक का हमने जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना वही स्ट्रक्चर होता है। अब एक डायग्राम था, मतलब ये प्रोकैरियोटिक समझ आ गया हमें कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक में दोनों चीज़ें होती है और राइबोसोम दोनों में होता है। ओके, दैट्स इट। और उसमें जो स्ट्रक्चर्स को न्यूक्लियोइड कहता है, ये हमारा पूरा पार्ट 1 कंक्लूड हो गया। जो भी हमने यहाँ पर पार्ट 1 का हम डाला था कि हम ये कवर करेंगे, ये पूरा कंप्लीट हो गया। देखो, व्हाट इज द लिविंग मेड अप ऑफ, सेल थ्योरी, इस पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं एक फिगर है वो मुझे दिखाना था, जो मूवमेंट ऑफ वाटर का था, टर्जिडिटी का, वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये सेल था, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अंदर आया, लाइसिस हुआ,
टर्जिड में बदल गया। यहाँ आइसोटोनिक बाहर भी आ रहा है अंदर भी जा रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पर हाइपरटोनिक में था तो श्रिंक हुआ, श्रंकन हो गया सेल का और वो प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। सो दिस वाज द डायग्राम जो मुझे दिखाना था। बाकी कोई चीज़ अब बची नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स है, हम उसको पढ़ लेंगे और सारा जो स्ट्रक्चर है वो हम कर लेंगे। एक बार मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का भी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। और बहुत ईजी है प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, और वो हमने देखा नहीं था, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये रहा प्लांट सेल हमारा। ये पूरा हम पढ़ेंगे, बट इसमें देखो सेल वॉल होती है, ये मिडिल लैमेला हो गया, मैंने बताया था ज्वाइन करता है, सेल मेम्ब्रेन हो गया, क्लोरोप्लास्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक, प्लाज्मोडेस्माटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है, ये देखो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट ये सब अपन कर लेंगे। ये हमारा एनिमल सेल है, तो ये देखो इधर सेल वॉल नहीं है, दिख रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर सेंट्रियोल होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, आरईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्री राइबोसोम। तो ये हमारा प्लांट सेल है और ये हमारा एनिमल सेल है। बस मुझे स्ट्रक्चर दिखाना था, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स और हम ये सब हमारे पार्ट 2 में करेंगे। तो होप यू लाइक द पार्ट 1 और बहुत ढंग से आपको क्लियर हुआ। अगर कोई भी डाउट हो और तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसमें पूछ सकते हैं, और उसमें ही मैंने पूरी PDF अपलोड कर दी है इस पार्ट 1 की। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट एंड डाउनलोड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। उसके बाद NCERT और कोई रिफ्रेशर पढ़ने की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच।